नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। कुवैत ने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा। अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबाह को भारत आने का दिया न्योता। भारत कुवैत के बीच रक्षा, संस्कृति, सोलर अलायंस सहित कुल 4 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देश आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए सहमत। संभल चंदौसी में मिली खुदाई के दौरान बावरी और प्राचीन इमारत। प्रशासन ने कहा जरूरत पड़ने पर एएसआई की लेंगे मदद। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर भाजपा का हमला। बांसुरी स्वराज ने बताया चुनावी स्टंट। पूछा पंजाब में अब तक क्यों नहीं गए महिलाओं के खाते में पैसे। और त्रिपुरा धलाई जिले में ब्रू आदिवासी समुदाय के गांव बुरहापाड़ा का केंद्रीय गृह मंत्री ने किया दौरा। 40 साल बाद सफल हुई पुनर्वास पर जताई खुशी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद ऐतिहासिक रही है और बेहद सफल भी बताई जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय हैं जो यहां पर लिए गए हैं और उसके बाद ये दौरा कई मायनों में बेहद सफल बताया जा रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री अब स्वदेश भी लौट आए हैं और कुवैत ने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा है। और इसके अलावा भारत और कुवैत के बीच रक्षा, संस्कृति, सोलर अलायंस सहित कुल 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं और जो आने वाले समय में एक बेहतर रणनीति और मजबूत रणनीति के साथ दोनों देशों को आगे लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक स्तर के बन सकते हैं। दोनों ही देश इसे लेकर सहमत भी हैं। वहीं कुवैत भारत को लेकर सकारात्मक है और भविष्य में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उत्सुक है। 4 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा और उस दौरे के ऐतिहासिक परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबाह की बैठक में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तो मिलकर काम करने पर सहमत हुए ही द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला भी हुआ। It will actually enhance our cooperation in the areas that we have. We will identify new areas of cooperation between the two countries, and you will see more intensification of exchanges and visits in the coming days to materialize whatever has been planned in by the leaders of both the countries. कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा। ये अवार्ड मित्रता की निशानी के तौर पर राष्ट्र प्रमुखों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। अभी विश्व के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुख ही इससे नवाजे गए हैं। पीएम ने भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से इस अवार्ड को स्वीकार किया और इसे दोनों देशों की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। इस अवार्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अस-सबाह को समर्पित है। पीएम मोदी को मिला ये 20वां शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। प्रधानमंत्री की कुवैत के अपने समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस-सबाह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। The two leaders discussed a roadmap to strengthen the strategic partnership in areas including political, trade, investments, energy, defense, security, health,
education, technology, cultural, and people-to-people ties. They emphasized on deepening the economic cooperation between the two countries. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से 2028 के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया। We are pretty confident that this historic visit of the Prime Minister will open up a new chapter in the relationship between India and Kuwait. Both the sides have been able to identify several important areas of cooperation, and the governments will be working towards fulfillment of the plans that have been made during this visit. पीएम की मुलाकात कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हम्माद अल मुबारक सबाह से भी हुई। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत कुवैत दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में पीएम के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा ने मजबूत रिश्तों और करीबी सहयोग की शानदार इबारत दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। चाहे हम बात करें खेलों की या करें सांस्कृतिक आदान प्रदान की या व्यापार की बात करें या रक्षा क्षेत्र की, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में इन क्षेत्रों में काफी मजबूती देखने को मिलने वाली है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट डीडी न्यूज के लिए। और वहीं रोजगार मेले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विकसित भारत के निर्माण में अपने युवा साथियों की सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले पर इन दिनों पूरे देश की नजरें हैं। आए दिन यहां कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहां बंद पड़े 2 मंदिरों के ताले खोले गए हैं और इस बीच संभल के चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली, जिसमें कई कमरेनुमा आकृतियां दिख रही हैं। पहले मंदिर, फिर कूप और अब ऐतिहासिक बावड़ी। संभल के चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी। संभल में कदम कदम पर मिल रहे हैं सनातन के निशान। मिट्टी से भर दी गई थी ऐतिहासिक धरोहर। फिर से धार्मिक नगरी का रूप लेती जा रही है संभल। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी संभल। संभल में आज जब बावड़ी और उसका गेट और सुरंग मिले तो सब हैरान रह गए। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। बावड़ी 125 से 150 साल पुरानी बताई जा रही है। हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी। ये बस्ती सैनी समाज की बताई जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। चंदौसी के इस लक्ष्मणगंज क्षेत्र को लेकर जिला अधिकारी को जन सुनवाई के दौरान किसी ने शिकायत की थी। उसके बाद शुरू हुआ खुदाई का काम। 400 वर्ग मीटर में मिट्टी हटवाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद सावधानी से खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे परत दर परत मिट्टी हटने लगी और सामने आ गई बावड़ी। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है
वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। खुदाई जारी है। लोगों के मुताबिक बावड़ी 3 फ्लोर वाली है। सेकंड और थर्ड फ्लोर मार्बल के बने हुए हैं, ऊपर का तल ईंटों का। इसमें एक कुआं भी बताया जाता है। कभी इस जगह का ताल्लुक सहसपुर घराने से था। लक्ष्मणगंज में बीते 17 दिसंबर को खंडहर नुमा प्राचीन बांके बिहारी मंदिर भी मिला था। उसके बाद सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचारक प्रमुख कौशल किशोर ने बीते शनिवार को जिलाधिकारी को एक पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लक्ष्मणगंज में बावड़ी होने का दावा किया था और उसके सौंदर्यीकरण की मांग की थी। बस उसके बाद जिला अधिकारी ने बावड़ी के पुनरुद्धार के लिए आदेश दिए और खुदाई शुरू हुई। शनिवार के बाद रविवार की सुबह एसपी और डीएम की मौजूदगी में काम दोबारा शुरू कर दिया गया। उसके कुछ ही देर बाद बावड़ी का स्ट्रक्चर सामने आने लगा, जिसमें कमरे, सीढ़ी, सुरंग और एक गेट नजर आने की बात कही जा रही है। अब जब बावड़ी सामने है, तब मौजूदा अतिक्रमण को हटाए जाने की भी बात हो रही है। वहीं प्रशासन ने ये भी कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो जीर्णोद्धार के लिए एएसआई को भी पत्र लिखा जा सकता है। संभल से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आम आदमी पार्टी सोमवार से महिला सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन इसके पहले ही भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर महिला सम्मान के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को महिलाओं की चिंता होती तो वे गली गली में शराब की दुकानें न खुलवाते और महिलाओं की सुरक्षा दांव पर न लगाते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी केवल चुनावी वादे करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए सोमवार से पंजीकरण शुरू होगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली से पूर्वांचलियों को भगाने और बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने का काम किया है। रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा, तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है, तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान से स्पष्ट झलकता है कि वो चुनाव हार रहे हैं और जिस तरह पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने भगाने का काम किया था, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि बांग्लादेशियों को फिर से स्थापित करना, रोहिंग्याओं को स्थापित करना, यही मूल धर्म केजरीवाल जी का। दिल्ली को राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की सड़कों पर जमे पानी और सीवरों की खस्ताहाल हालत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। इस मामले में एलजी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया। वीके सक्सेना ने लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। इस वीडियो में उन्होंने कई जगह सड़कों पर जमे सीवरों के बदबूदार पानी और उससे हो रही समस्याओं पर लोगों से बात की। एलजी ने लिखा कि अपनी समस्याओं और कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। उन्होंने इस बदहाल स्थिति से निपटने के लिए आप सरकार से आग्रह करते हुए इस पर तुरंत कदम उठाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को त्रिपुरा में विस्थापित ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास वाले गांव का दौरा किया। अमित शाह ने कहा कि विस्थापित ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे लोग अपने घरों में सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। उन्होंने बताया कि 2018 में भाजपा के सत्ता संभालने के बाद ही राज्य में प्रगति हुई है। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धलाई इलाके में ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई जिले में 668.39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने सीपीआईएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह राज्य की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों में कम्युनिस्टों की सरकार ने त्रिपुरा में केवल अपने कैडरों के लिए कार्य किया, राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण त्रिपुरा विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी, कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बन गया। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने विजन और संवेदनशीलता के साथ नॉर्थ ईस्ट को विकास का केंद्र बना दिया है। सरकार अष्टलक्ष्मी राज्यों का समावेशी और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तिरुवनंतपुरम के होटल लीला रविस में केरल राज्य के शहरी और बिजली क्षेत्र के मुद्दों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार केरल को हर संभव मदद मुहैया कराएगी। बैठक के बाद तिरुवनंतपुरम में उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान केरल के कई मुद्दों को उठाया गया है और लक्षद्वीप पर भी समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। केरल की रिव्यू मीटिंग में जहां तक पावर डिपार्टमेंट का इशू है, बहुत से इश्यूज यहाँ फ्लैग किए गए, जिसके अंदर सबसे पहला विषय हमने 500 मेगावाट जो कोल लिंकेज का वीजीएफ की सपोर्ट की डिमांड जो थी, वो यहाँ के पावर डिपार्टमेंट की 135 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिसके लिए हमारे पावर मिनिस्टर केरल ने इस बात का धन्यवाद किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर AT&C लॉसेस देश भर में सबसे अधिक ध्यान रखा गया है और केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इम्प्रूविंग AT&C लॉसेस। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 2026 तक राज्य से बाल विवाह को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 से 22 दिसंबर की रात को शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 335 मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले वर्ष से अब तक 3 विशेष अभियानों के तहत कुल 5,305 मामले दर्ज किए गए और 5,842 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजुत मोइना योजना बालिकाओं के बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 2,500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य सरकार की निजुत मोइना पहल का लक्ष्य 1,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 10 लाख छात्राओं को कवर करना है और पहले वर्ष में 1.6 लाख से अधिक लड़कियों को 240 करोड़ रुपए मिलेंगे। अयोध्या में 11 जनवरी को राम मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक पाटोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान पौष शुक्ल द्वादशी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव काल में भगवान रामलला का अभिषेक और आरती होगी, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जल्द ही श्री राम मंदिर के पूरी तरह से बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब तक लगभग 3 करोड़ राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। मैं कहूँगा सारे मंदिर 60 से 70% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रगति बहुत अच्छी है। 2025 के अंत तक मंदिर में 18 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 3 करोड़ के आसपास लोगों ने दर्शन अवश्य किए हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक राज्य यहां आ रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में 211 रनों की जीत के साथ रनों के लिहाज से अपनी दूसरी सबसे बड़ी वनडे जीत दर्ज की है और जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की एकदिनी सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत को महिला वनडे में सबसे बड़ी जीत 2017 में मिली थी, जब उसने न्यूजीलैंड को 249 रनों से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 314 रन बनाए, जो घरेलू मैदान पर उसका दूसरा सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने मेजबान टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 102 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली। मंधाना के अलावा हरलीन देओल ने 44, प्रतिका रावल ने 40, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 34 और जेमिमा रोड्रिगेज ने 31 रन बनाए। भारत की ओर से मिले 315 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 26.2 ओवर में ही 103 रन पर ढेर हो गई। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को एक भावनात्मक खुला पत्र लिखकर क्रिकेट और देश के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया। अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में अश्विन की संन्यास लेने की घोषणा को कैरम बॉल बताया। प्रधानमंत्री ने बेजोड़ समर्पण और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों के लिए तमिलनाडु के स्पिनर की सराहना की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अश्विन के 765 विकेटों और टेस्ट मैचों में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज के संयुक्त रिकॉर्ड सहित उनके 14 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर का स्मरण किया। इसमें उनके कई मैच जिताऊ योगदान है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में सूझबूझ से काम लेने की अश्विन की क्षमता की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि अश्विन की क्रिकेट के प्रति समझदारी भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और खो खो विश्व कप के आयोजन में अब कुछ ही समय बचा है और इसको लेकर तैयारियों का जो दौर है वो भी चल रहा है। वहीं भारतीय महिला खो खो टीम भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। दिल्ली में चल रहे प्रैक्टिस सत्र के दौरान खिलाड़ियों से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। खो खो विश्व कप से पहले दिल्ली में प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ टीम के कुछ महिला खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। खो खो विश्व कप का आयोजन हो रहा है। पहली बार खो खो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक विश्व कप के रूप में सामने आएगा। एक खिलाड़ी के तौर पर आप कितने उत्साहित हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चीज़ देख के कि हमने जो सफ़र तय करा है। मुझे 15 साल हो गए खो खो में और मैं इकलौती एशियाड में इकलौती प्लेयर हूँ जो अभी यहाँ पर कैंप में हूँ। मैंने 2 एशियाड
मेडल जीत के दिया है एशियन चैम्पियनशिप में, और कप्तानी भी मैंने करा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई ये चीज़ देख के कि वर्ल्ड कप, जो हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है और हमारे घर में मतलब भारत के अंदर जो होने वाला है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। खिलाड़ी बहुत उत्साहित हैं विश्व कप को लेकर। आप बताइए, प्रैक्टिस चल रही है, कैसी तैयारी है आपकी? मेरा नाम मागरिमा जी है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरा यहाँ पास्ट पहली बार है मेरा वर्ल्ड कप का कैंप, और 12 साल खेलने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे चांस मिला है वर्ल्ड कप के लिए। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि यहाँ पे सिलेक्शन होकर आगे हमारे इंडिया के लिए मैं लड़ूंगी। देश भर से खो खो की टीम में प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी हैं। आपका क्या नाम है और आप कितने उत्साहित हैं खो खो विश्व कप को लेकर? मेरा नाम प्रियंका इंगड़े है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि पहला वर्ल्ड कप हो रहा है, उस कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अगर मुझे चांस मिले तो मैं वर्ल्ड कप में अपनी इंडिया के लिए गोल्ड जिता के दूंगी। जी बिल्कुल। दुनिया की 24 टीमें आएंगी देश में, मुकाबला टक्कर का होगा। आप कितने नर्वस हैं या आप उत्साहित हैं इसको लेकर? उत्साहित, बहुत ज़्यादा उत्साहित मैं। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमारी पूरी कैंप में सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस से अच्छे से ले रहे हैं सब। कितना उत्साह है खो खो विश्व कप को लेके और आप कितनी तैयार हैं? ये हमारे भारत की माटी का खेल है और भारत में ही आयोजित हो रहा है, और कई सारी देश की कंट्रीज, देश की जो टीमें हैं वो भारत में पार्टिसिपेट करेंगी। भारत का माटी का खेल है तो हम अपना जोश पूरी तरीके से दिखाएंगे। खो खो माटी का खेल है जो कि अब मैट पर आ चुका है, और मैट पर ही नहीं, अब ये खो खो विश्व कप के रूप में भारतीय धरती पर खेला जाएगा, जिसके लिए खिलाड़ियों में भी उत्साह का माहौल है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।